नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ भाभी के रहते नौकरानी की जरूरत नहीं। देसी घी के पकवानों की खुशबू से ननंद कोमल की नींद टूट गई। 12 बजे उठने वाली ननंद आज खाने की खुशबू से 8 बजे ही उठ गई थी। वह किचन में दनदनाते हुए आई। यह क्या भाभी, यह देसी घी का डिब्बा क्या पूरा उलट दोगी? इतना घी डालोगी तो घर कैसे चलेगा? और ये क्या क्या बनाया है? स्वीट कॉर्न, चॉकलेट शेक, चीज़ रोल, मिक्स वेज, श्रीखंड, कटलेट, इतना सब कुछ एक ही दिन में? व्यंग भरे अंदाज में कोमल बोली, भाभी यह सब राशन क्या आपके बाप हर महीने भेजते हैं ट्रक भरकर? गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको घर गृहस्थी चलाना आता भी है कि नहीं, या बस अपनी मनमानी करती रहोगी? नीलम खुश होकर बोली, दीदी आज मेरे मायके वाले मिलने आ रहे हैं। अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि कोमल तमतमाते हुए बोल उठती, ओहो, पूरा परिवार आ रहा है या बारात उतरने वाली है? मम्मी पापा, दादी दादा, चाचा चाची, चार चार बहनें, पूरा परिवार आ रहा है। इतना बड़ा खानदान है, लगता है पूरा मोहल्ला ही एक ही घर में रहता है। सुनो, पहले मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। रसोई में महक फैल रही है। तभी रुक्मणी देवी आरती की थाली लिए मंदिर से लौट आती हैं। साथ में उनकी पड़ोसन कमला और बिमला आई थी। कोमल फौरन मौका देखकर बोल उठती है, माँ देख रही हो ना अपनी बहू को? आज तो पूरा भंडारा कर रखा है इसने। इसके मायके से तो पूरा खानदान आ रहा है, जैसे कोई मेला लगने वाला हो। नीलम बोली, मम्मी जी पूरा मोहल्ला नहीं, बस मेरी 4 बहनें, भैया और भाभी आ रहे हैं। सोचा कुछ अच्छा बना लूं। आखिर ससुराल की इज्जत भी तो मेरे हाथों में है ना। रुक्मणी देवी भौवे चढ़ाकर बोली, बहू जब दिवाली में मैंने कहा था कि कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना लो, तब तो तुमने सिर्फ खीर बनाकर छुटकारा पा लिया था। और आज देखो इतने व्यंजन, जैसे कोई शादी का भोज हो। माँ जी, दिवाली की सफाई करते करते मैं बहुत थक गई थी। ऊपर से मेरे हाथों में चोट भी लग गई थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। और वैसे भी अगर उस दिन मैं नहीं बना सकती थी तो क्या हुआ, आप कोमल दीदी से बोल देती, वो मदद कर देती। रुक्मणी देवी सख्त लहजे में बोली, अरे बहू, आज तो बोल दिया, पर आइंदा से याद रखना, मायके में बेटियां बैठकर खाती हैं और बहुएं सेवा करती हैं। यह मेरे घर का नियम है, याद कर लो इसे। आज तक मैंने अपनी दोनों नंदों से कोई काम नहीं करवाया है और ना ही तुम करवाओगी। कमला बिमला हंसते हुए तंज में बोली, तू भी कमाल करती है रुक्मणी। हाँ हाँ, हम तो सब जानते हैं, तेरी ननद तेरे घर पैर रखने से डरती थी। तूने उनसे बर्तन मजवाए, खाना बनवाया, यहाँ तक कि तू कभी चाय भी नहीं पूछती थी उन्हें। रुक्मणी जी झल्ला गई, बस करो तुम दोनों, दोस्ती निभाने आई हो या दुश्मनी निभाने? कभी अपनी जुबान पर लगाम भी रख लिया करो। कमला बोली, अरे हम तो मजाक कर रहे थे रुक्मणी, तू तो सच सुनकर ही आग बबूला हो गई। अब जाओ तुम दोनों, कल आना जब मैं मूड में रहूं, आज नहीं तो कल ही सही, गपशप फिर करेंगे। अरे मम्मी, यह सब छोड़ो, देखो तो जरा अपनी बहू की करतूत को। अभी शादी के 4 महीने ही हुए हैं कि घर की मालकिन बन बैठी है। बिना आपसे पूछे पूरा भोज पका डाला। कोमल ने भड़काया तो रुक्मणी जी तुरंत भड़क उठी, बहू बिना मुझसे पूछे तूने इतना सब बना लिया? मम्मी जी, रात को जब मैं कमरे में आई थी आप सो चुकी थी और सुबह सुबह आप मंदिर चली गईं, तो मैंने सोचा आप जब तक लौटेंगी देर हो जाएगी, क्योंकि मेहमान घर आने वाले हैं। फिर कोमल व्यंग से हंसते हुए बीच में टपकती है, तो क्या हुआ, मैं तो थी ना घर में, मुझसे तो पूछ सकती थी ना भाभी, आखिर मैं इस घर की बेटी हूँ। दीदी, आप बेटी हैं तो मैं भी इस घर की बहू हूँ।
रसोई संभालना मेरा हक है, एहसान नहीं। आपसे पूछकर क्यों बनाऊंगी? रुक्मणी जी भड़क उठती हैं। बहू, ज़्यादा जबान कैंची की तरह मत चलाओ, वो गलत नहीं कह रही है। अगर तुम मुझसे पूछ लेती तो मतलब अपनी सास से पूछ लिया। मेरी बेटी की हाँ में ही मेरी हाँ है, समझी? आइंदा ऐसी गलती मत करना। थोड़ी देर बाद नीलम बोली, मम्मी जी, मैं ज़रा पास के मार्केट में जा रही हूँ। मेरी दीदी को गरम गरम रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ ताज़े ले आती हूँ। मम्मी जी, बस 10 मिनट में आ जाऊँगी। अगर मेरे मायके से कोई आएगा तो आप पानी पूछ लीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। इधर नीलम चली गई मार्केट मीठा लाने, और उधर नीलम के चारों बहनें भाई, जो कि बाद में आने वाला था क्योंकि उसे कुछ काम था, केवल भाभी, सब उसके ससुराल पहुंच गई। रुक्मणी जी ने देखा सबके हाथ खाली हैं, बिना फल मीठा के कौन बेटी के ससुराल आता है। उनका मुंह बन गया। उन्होंने कोई बात नहीं की, न हालचाल लिया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पूछा। वो इसी सोच में डूबी थी कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि रुक्मणी की बहू के पीहर वाले इतने कंजूस निकले। 10 मिनट बाद नीलम मुस्कुराते हुए आई। अरे दीदी लोग आ गए क्या? सास रुक्मणी देवी और ननद कोमल सोफे पर अकड़ कर बैठी हैं और उसके मायके वाले चुपचाप एक कोने में बैठे हैं, न चाय न पानी। नीलम मन में बुदबुदाते हुए बोली, वाह मम्मी जी, कैसा सत्कार किया है। उसकी बहनें उठकर गले लगाती हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरी नटखट बहन, तू तो और भी प्यारी लग रही है आज। भाभी सपना बोली, अरे हमारी नीलम को तो ससुराल संभालने आ गया। अरे दीदी, आप लोग आ गए, बस मेरा जन्मदिन बन गया। बैठो ना, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुक्मणी देवी बोली, वाह बहू, तो आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। जी मम्मी जी, सुबह से हम पूछ रहे थे इतना जश्न किस लिए, तब तो जुबान सिल ली थी, अब अपने मायके वालों के सामने तमाशा बना दिया हमारे घर का। कोमल बोली, सच कहूँ भाभी, अगर बताया होता तो हम आपके लिए भी हीरो का सेट ले आते, पर अफसोस आपके मायके वालों को तो पता था, लेकिन वो खाली हाथ मुंह उठाए चले आए। तोहफा तो दूर, फल तक नहीं दिखा। बहू, अगर इतनी धूमधाम से खुशी मनानी थी तो पहले बता देती, हम भी इज्जत बचा लेते। कम से कम तेरे मायके वाले यह तो नहीं सोचते कि बहू का जन्मदिन था और सास ननद को खबर तक नहीं। उसी समय नीलम की भाभी सपना उठ खड़ी हुई और तेज तर्रार आवाज में बोली, माफ कीजिएगा आंटी जी, जब शादी हो रही थी तो आपने जन्म पत्री मांगी थी, तो उसमें तो जन्म तिथि लिखी थी, और 4 महीने पहले ही आपकी बहू की नई नई शादी हुई है, और आपको याद नहीं? अपनी नई नवेली बहू का जन्मदिन भूल गई कैसे? लेकिन ताने देना नहीं भूलती। दुनिया भर की बातें याद रहती हैं, पर काम की बातें भूल गई। मेरी भी सास है, पर वह कभी बहू बेटियों का जन्मदिन नहीं भूलती, ना ही दामाद और बेटे का। पर आप कैसे भूल गई? तभी कोमल बोली, ओ माय गॉड भाभी, आपकी भाभी तो ज़्यादा ही शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं। जरूर अपने ससुराल में आए दिन क्लेश करती होंगी। आपकी भाभी, मुझे पूरा विश्वास है। नीलम की बड़ी बहन अंजू बोली, माफ़ कीजिए कोमल जी, पर हमारे घर में ना बहू को दबाया जाता है, न बेटी को ऊंचा दिखाया जाता है। यहाँ सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। और रही बात गिफ्ट की, तो हम लाना नहीं भूले। बस भैया आते होंगे, उन्हें कुछ काम था, इसीलिए लेट हो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग। सबकी नजरें दरवाजे पर जाती है। नीलम के बड़े भैया विशाल अंदर आते हैं, हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स।
मिठाई के डिब्बे और एक छोटा सोने का डिब्बा और पायल उसके हाथों में रखता है। रुक्मणी देवी और कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिनके शब्दों में अभी तक ताने थे, अब उनके होठों पर खामोशी आ गई। खैर, कुछ देर में हॉल में केक टेबल सजा है। नीलम मोमबत्तियां जलाती है। सब गुनगुनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। नीलम मुस्कुराते हुए केक काटने ही वाली होती है कि तभी मोबाइल उठता है उसका। वीडियो कॉल। नीलम हैरान होकर देखा, अरे अमर का कॉल आया है। अमर मुस्कुराते हुए बोला, हाय मेरी क्वीन, शादी के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन और मैं यहाँ ऑफिस की मीटिंग में फंसा हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है नीलम। नीलम की आंखें नम हो जाती हैं, आवाज़ भर्रा जाती है। नीलम ने कहा, आपका चेहरा देख लिया, बस अब जन्मदिन पूरा हो गया। अगली बार मैं तुम्हारा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। इतने में रुक्मणी देवी बीच में मुस्कुराते हुए बोल पड़ती, अरे बेटा, अगर हमें पहले पता होता ना कि आज बहू का जन्मदिन है तो हम तो बहुत बड़ी पार्टी देते। यूँ तो बस यूँ ही छोटी मोटी तैयारी हो गई। अरे मम्मी, मैंने तो बताया था ना कि नीलम का जन्मदिन आ रहा है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। कोई बात नहीं मम्मी, मैंने नीलम के लिए सरप्राइज गिफ्ट पहले ही रख दिया था। आपकी अलमारी के कोने में एक डिब्बा पड़ा है, वही नीलम को दे दीजिए। रुक्मणी जी अपनी अलमारी खोलती है तो उसमें खूबसूरत सा गाउन रखा था और नेकलेस देखकर कोमल बोलती है, इतना महंगा गिफ्ट। दोनों सास और ननंद इतना महंगा गिफ्ट देखकर जल भुन जाती हैं। माँ, भाभी की तो लॉटरी लग गई है, सोने का नेकलेस और यह गाउन। रुक्मणी जी धीरे से फुसफुसाती हैं, चल बेटी, जल्दी वो गिफ्ट बहू को दे आ। कहीं नीलम ये न सोचे कि हम दिखावा करते हैं। लोगों के सामने हमारी इज्जत का सवाल है। 10 मिनट बाद, भाभी ये लो हमारी तरफ से तोहफा। नीलम खुश होकर गिफ्ट खोलती है। अंदर सुंदर गाउन है। वाह, कितना प्यारा गाउन है। वह गाउन पहने जाती है कमरे में। अरे ये क्या, ये तो एक कोने से फटा हुआ है। नीलम की भाभी सपना बोली, गाउन फटा है या किसी ने फाड़ दिया है नीलम? लगता है ससुराल में तेरे कपड़ों से भी जलन होती है। नीलम बोली, छोड़ो ना भाभी, आज मेरा दिन है। वह दूसरा ड्रेस निकालती है, पर तभी फिर आवाज़ आती है। नीलम हैरान, ये क्या, नेकलेस भी टूटा हुआ है। सपना गुस्से से बोली, अब तो हद हो गई, इतना महंगा गिफ्ट और हालत कचरे जैसी। ये सब जानबूझकर किया गया है। नीलम, मैं जानती हूँ भाभी, कुछ लोग दूसरों की खुशी नहीं देख सकते, पर मैं आज उनका इरादा कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी। वह दूसरा गाउन पहनती है, खुद को संवारती है और केक काटती है। खाना पीना हो जाने के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो नीलम थके कदमों से अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई। मन ही मन सोच रही थी, जिस गिफ्ट को उसके पति ने प्यार से भेजा था वही अब टुकड़ों में बिखरा पड़ा है, जैसे किसी ने उसके दिल को ही चीर दिया हो। वह भी अपनी सोचों में ही डूबी थी कि तभी बाहर से रुक्मणी जी की तीखी आवाज़ गूंजी, बहू, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। अब ये बताओ बहू, ये घर कौन साफ करेगा? जितने जोश से तुम तैयारी में लगी थी, उतने ही जोश से अब घर भी समेट लो। चारों तरफ गिफ्ट के रैपर, प्लेटें, बर्तन फैले पड़े हैं। तुम्हारे मेहमान भी बस नाम के सालिम निकले, पीछे गंदगी का तोहफा छोड़ गए हैं। नीलम बोली, मम्मी जी, आज तो मैं सच में बहुत थक गई हूँ। कल जब काम वाली आएगी तो सब साफ करवा दूंगी। रुक्मणी जी बोली, काम वाली के इंतजार में मत बैठना बहू, मैंने उसकी छुट्टी कर दी है।
इतना खर्चा अब नहीं उठाया जाएगा घर में। देखो भाभी, अब घर में 3-4 लोग ही तो हैं। मेरी पढ़ाई और शादी का भी खर्चा है। अगर अब से बचत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? रुक्मणी जी व्यंग भरे स्वर में बोली, अरे बहू, अभी कुछ देर पहले तो नाचते झूमते कदम थक नहीं रहे थे तुम्हारे। अब जरा सफाई का वक्त आया तो पैरों में दर्द उठने लगा। कमाल है, नाचने की थकान नहीं होती, पर झाड़ू उठाते ही दर्द शुरू हो जाता है। खैर, नीलम ने हर कमरे की सफाई समेट डाली। हर कोना चमक उठा। थाली बर्तन करीने से रख दिए कि सुबह धो लेगी। थकान से बदन टूट रहा था, फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। पर न सास ने हाथ बटाया, न ननद ने जरा सी भी मदद की। दोनों माँ बेटी आराम से सोफे पर टिक कर सास बहू के सीरियल के मजे में खोई हुई थी। सुबह की ठंडी हवा पूरे घर में घुली हुई थी। हाथों में ठंडा पानी लगते ही नीलम की उंगलियां सुन्न पड़ गई। फिर भी वह चुपचाप बर्तन मांजने में लगी थी। तभी दरवाजे पे पड़ोसन बिमला और कमला आ पहुंची। बिमला हंसते हुए, अरे रुक्मणी, आज मंदिर नहीं चलना है क्या? रुक्मणी जी बोली, आ तो रही हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो होती है ना। अब अगर मैं मंदिर चली जाऊंगी और बहू महारानी बिस्तर तोड़ती रहे तो घर कौन संभालेगा? बिमला बोली, अरे, तूने काम वाली को निकाल दिया क्या? तेरे घर की बहू इतने बड़े बड़े बर्तन धो रही है। तेरा बेटा इतना कमाता है, फिर भी तू बहू से काम करवा रही है। रुक्मणी जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, हाँ बेटा कमाता है तो क्या हुआ, महंगाई भी तो आसमान छू रही है। बेटी की शादी भी करनी है, 2-4 पैसे बचा लूं तो बुरा क्या है। आजकल दहेज की डिमांड बहुत होती है। कमला बोली, पर इतना सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी? रुक्मणी, थोड़ा तो रहम रख। रुक्मणी जी चिढ़कर बोली, ओहो, तू मंदिर बुलाने आई है या मुझे ज्ञान देने? जा जा, अपने घर जा, यहाँ बहू संभाल लेगी। चल हम चलते हैं। फिर मुड़कर बोली, सुन बहू, जो रात की बची बासी सब्जियां हैं ना, वो ना मैं तो खाने वाली नहीं, तू ही खा लेना। मेरे लिए कुछ गरम गरम चाय और पकौड़े बनाकर रखना। और जब मेरी लाडली बिटिया उठे ना, तो उसके मनपसंद का नाश्ता बनाना। ज़्यादा अपनी मनमानी मत चलाना। मैं बस मंदिर से लौट कर आती हूँ, और ज़्यादा शोर शराबा से काम मत कर कि मेरी बेटी की नींद में खलल पड़े। आराम से 11 बजे उठेगी मेरी लाडली। नीलम बेचारी क्या करती। एक तरफ सास की तानाशाही, दूसरी ओर ननद की तीखी जुबान। अकेले सबका सामना करते करते वह अंदर से टूटने लगी थी। जब भी अमर ऑफिस के काम से विदेश जाता तो मानो रुक्मणी और कोमल उसी पल अपने असली रंग दिखाने लगती। अब नीलम का शब्द जवाब दे चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू ने आग थी। वह मन ही मन ठान चुकी थी, इस बार जब अमर लौटेगा तो मैं सबको उनकी हद दिखाकर रहूंगी। बहुत हो चुका इनका मनमाना राज। 4 दिन बाद अमर विदेश से लौट आया। साथ में लाया था महकता हुआ इम्पोर्टेड परफ्यूम और ढेरों तोहफे। हॉल में आते ही वह खुश होकर सबको दिखाने लगा, देखो माँ, यह वाला खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, और यह नीलम के लिए। रुक्मणी जी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, अरे बेटा, अभी तो बहू के जन्मदिन पर गिफ्ट लाया था, अब फिर से इतना महंगा सामान ले आया। इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं है, रख दे इसे, बेटी की शादी में काम आएंगे। अमर मुस्कुराते हुए बोला, माँ, जब उसकी शादी होगी तब फिर ले आऊँगा। यह कहकर वह सीधे अपने कमरे में गया, जहाँ नीलम उदास होकर बैठी थी। जैसे ही उसने अमर को देखा, उसकी आंखें भर आई। वह दौड़कर उसके गले लग गई। आप मुझे छोड़कर बार बार मत जाया करिए, आपके पीछे तो ये सब मुझे जीने नहीं देते। अमर ने हैरानी से कहा,
यह क्या कह रही हो नीलम? माँ और कोमल तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हैं। नीलम ने अलमारी से वो गाउन और टूटा हुआ नेकलेस निकाला। आंखों में आंसू लिए बोली, देखिए, ये गाउन जो आपने दिया था, आपकी बहन ने जानबूझकर फाड़ दिया, और यह नेकलेस भी तोड़ दिया। उन्हें मेरी खुशी रास नहीं आती। उसी वक्त दरवाजे के पीछे कान लगाकर सुन रही रुक्मणी जी तिलमिला उठी और अंदर आकर बोली, अरे वाह बहू, अब हमारे ही घर में हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगी। देख बेटा, एक तो बिना पूछे जन्मदिन मनाया, ऊपर से इल्जाम लगा रही है। नहीं अमर, मेरे मायके वाले अपने से आए थे, मैंने नहीं बुलाया था। अमर झटके से मुड़ा। नीलम, माँ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम? कोमल क्यों फाड़ेगी तुम्हारा गाउन? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अमर, तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लो सबूत। उस दिन जब मेरा जन्मदिन खत्म हुआ और मैं अकेली पूरे घर की सफाई कर रही थी, तो दीदी के कमरे के डस्टबिन में मुझे यह गाउन का फटा हुआ टुकड़ा मिला। पहले तो सोचा शायद गलती से फट गया होगा, लेकिन जब मैंने उनकी अलमारी साफ की तो उसमें से इस नेकलेस का नग भी गिरा पड़ा मिला। तभी मुझे समझ आ गया कि ये सब जानबूझकर किया गया है। मैंने सब चीजें अपने पास रख ली, क्योंकि सच्चाई कभी छिपती नहीं। नीलम आगे बोली, और सुनो अमर, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, माँ जी ने जानबूझकर काम वाली की छुट्टी कर दी ताकि घर के सारे काम मैं अकेले करूं। कहती हैं दीदी की पढ़ाई में बहुत खर्चा हो रहा है, पर सच्चाई तो ये है कि दीदी पढ़ाई से ज़्यादा टीवी और मोबाइल में डूबी रहती हैं। पैसे तो बस बर्बाद हो रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, अरे बेटा, मैंने कब छुट्टी कराई काम वाली की? वो तो खुद ही कह रही थी कि उसे 2 महीने के लिए गांव जाना है, उसकी सास बीमार है। नीलम तेज आवाज में बोली, माँ जी, अब झूठ छोड़ दीजिए। मैंने खुद उस काम वाली को फोन लगाया था। उसने साफ कहा, कोमल दीदी ने बोला है कि भाभी के रहते नौकरानी की जरूरत नहीं। वो सारा पैसा फैशन पर उड़ाती हैं। कुछ बचेंगे तो मैं संभाल लूंगी। अमर, अब तुम ही बताओ, क्या मैं नौकरानी को फोन लगाऊं ताकि तुम खुद सुन लो सच्चाई? उसी समय अमर के बॉस का फोन आ जाता है और उसे इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ा। कोमल आंख मुटकाते हुए बोली, वाह भाभी, क्या चाल चली है तुमने? अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं और भैया के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। तुमने तो भैया को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब तो घर में हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं बचा। रुक्मणी जी भी कोमल का साथ देती हैं और व्यंग भरे स्वर में कहीं, सही कह रही है कोमल, हम तो सोचते थे यह बहू घर में लक्ष्मी बनकर आएगी, पर यह तो कलह की देवी बन निकली। अब देखना बेटा, जब अगले महीने अमर फिर से विदेश जाएगा, तब इस महारानी को दिखाऊंगी असली घर के नियम और अपने रंग। उसी समय अचानक दरवाजा खुलता है। अमर लौट आता है और तेज आवाज में बोला, बस बहुत हो गया माँ, अब और नहीं। सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं तो अपनी फाइल भूल गया था, यही लेने आया था, लेकिन लगता है भगवान ने यही चाहा कि मैं सब सच्चाई सुन लूं। रुक्मणी जी और कोमल के चेहरे से रंग उड़ जाता है। बेटा, बेटा, अमर चिल्लाते हुए बोला, अब मैं किसी की सफाई नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों ने नीलम के साथ जो किया वो अक्षम्य है। इस घर में अब से किसी को किसी पर जुल्म करने का हक नहीं। और हाँ माँ, कोमल की जल्दी से जल्द शादी कर दूंगा, शायद तब इस घर की शांति लौट आए। नहीं तो वह आपको पट्टी पढ़ाती रहेगी और अपनी भाभी की नाक में दम करके रख देगी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। दोनों की बोलती बंद हो गई, पर अकड़ कम नहीं हुई थी। कोमल
पीठ पीछे कुछ न कुछ गुल खिलाती रहती। कभी खाने में नमक तेज कर देती तो कभी किचन गंदा कर देती। अपनी माँ रुक्मणी देवी से कहती, माँ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं फ़ोन में तुम्हें जो सिखाऊंगी वह करना। भाभी को कभी चैन से बैठने मत देना। ठीक है बेटी, वही करूंगी जो तू कहेगी। फिर करीब 1 महीने बाद आज कोमल को देखने लड़के वाले आने वाले थे। रुक्मणी जी सुबह से तैयारियों में लगी थी। मिठाई सजावट सब देख रही थी। लड़के वाले आए, कोमल को देखा। देखते ही पहली नज़र में कोमल ने सबके मन को मोह लिया। हर बार की तरह इस बार भी सबको लगा लड़की तो बहुत सुशील और सुंदर है। पर कुछ ही दिनों बाद जब बात आगे बढ़ने लगी तभी लड़के वालों का फ़ोन आया और फिर वही पुरानी कहानी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अमर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? आपने तो कोमल को पसंद किया था ना? लड़के वाले ने भारी स्वर में कहा, जी हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन मोहल्ले में बातें फैली हैं। आपके पड़ोसी विमला और कमला जी ने बताया कि आपके घर में बहू के साथ आपकी माँ और बहन बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, इतना अत्याचार करती हैं। हम तो नहीं चाहते कि ऐसी बेटी हमारे परिवार में आकर हमारे बेटे का घर ही तोड़ दे। माफ़ कीजिए, हमें यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। फ़ोन स्पीकर में था, इसीलिए रुक्मणी जी और कोमल ने भी सुन लिया। रुक्मणी जी और कोमल एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कोमल की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। वह बुदबुदाई, भाभी से बदला लेने की आग में मैं खुद जल गई। जिस बहू को हम पराया समझते थे, उसी के खिलाफ किए गए कर्म आज मुझ पर लौट आए। रुक्मणी जी भी निराश होकर बैठ गई। अब समझ में आ रहा है कि बेटी किसी की बद्दुआ कितनी भारी पड़ती है। कोमल की आंखें सूजी हुई थी। रात भर रोती रही थी वह। सुबह हुई तो नीलम रसोई में चुपचाप चाय बना रही थी सबके लिए। तभी कोमल धीरे से रसोई में आई। उसके कदमों से अब वो अकड़ नहीं थे जो पहले होती थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी। नीलम ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अब भी पिछले जख्मों की परछाई थी, पर चेहरा शांत था। कोमल की आवाज़ काँप रही थी, भाभी, मैं बहुत बुरी थी। आपके साथ जो किया वो तो इंसानियत के भी खिलाफ था। आज जब मेरे साथ वही हुआ तब एहसास हुआ कि आपने जो सहा वो कितना दर्दनाक था। भाभी, अगर माफ़ कर सको तो कर दीजिए। नीलम ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कोमल, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम सच में पछता रही हो तो दिल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। चलो अब अतीत को यहीं छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। कोमल झट से नीलम के पैरों पर गिर गई। भाभी, आप सच में बहुत बड़ी हैं। आप जैसी बहू हर घर में हो तो घर कभी बिखर नहीं सकता। उसी समय रुक्मणी जी भी आ गईं। उनकी आंखें भी नम थीं। बहू, आज मैं भी अपने कर्मों से शर्मिंदा हूँ। तुम्हें सताकर मैंने खुद के घर की शांति छीन ली। नीलम मुस्कुराई और बोली, माँ जी, घर वही होता है जहाँ माफ़ी भी मिलती है और अपनापन भी। सारे गिले शिकवे बहते आंसुओं के साथ मिट गए। घर में फिर से वही खुशियों की रौनक लौट आई और पहली बार सबने मिलकर एक साथ भोजन किया, जहाँ सास थी माँ की तरह और ननद बहन की तरह। यह सब देखकर अमर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे कोमल के स्वभाव में अद्भुत बदलाव आने लगा। उसकी अच्छाई और समझदारी की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी और देखते ही देखते एक प्रतिष्ठित और रईस परिवार में उसका रिश्ता तय हो गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।